मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश। हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसी की एक श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास। पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा। पार्ट 2 पार्ट 3 केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा। आज हम फिर एक नए तथ्यों की ओर चल रहे हैं। पहले हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कुछ तथ्य जो क्रमशः हैं, एक बात ध्यान रखना, हम जो भी बता रहे हैं पूरा क्रम से एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं। जिस तरीके से हमने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा, सबसे पहले क्या आई थी? वैदिक संस्कृत। खैर वहाँ पर हमारा लिटरेचर हमारे हिंदी विषय में नहीं शामिल है। उसके बाद क्या है पता है? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर कुछ लोग विद्वान अभट जोड़ते हैं। आज उसी पे क्रमशः कुछ चार कुछ कथन टाइप से कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न आप ऐसे भी समझ सकते हो जिससे आपका विकल्प अपने आप सही हो जाएगा। प्रश्न आता है कि पाली को क्या कहा जाता है? उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, आपको सीधे याद कर लेना है कि पाली को ग्रामीण भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामीण भाषा। फिर एक बहुत फेमस बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है कि पाली भाषा का व्याकरण कौन सा था? तो पाली भाषा का व्याकरण और उसके रचयिता लगभग मिलता जुलता नाम है। तो पाली का जो व्याकरण ग्रंथ है कच्चायन है, और इसके रचयिता इसमें महा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? महाकच्चायन। ये ध्यान रखना, महाकच्चायन रचयिता है, व्यक्ति है, कच्चायन ग्रंथ है। और एक बात और बता दें, कभी कभी अभी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया कि पाली में कितने स्वर हैं, पाली में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं। तो कच्चायन का चूँकि प्रामाणिक ग्रंथ है वो पाली भाषा का, तो उसी के अनुसार हमें बताना है। तो पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? वेरी गुड, 41। और स्वर 8। बहुत सही आप लोगों ने पढ़े हैं। 8 41 से घटा दो तो कितना बचेगा? 33। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन। यानी कि पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। एक चीज़ और, धीरे धीरे चूँकि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। कैसे चलती है? उल्टा समझ रहे थे यार, सरल से कठिन नहीं होता है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर, ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दिया करो थोड़ा। तो जो संस्कृत का री था और री था, ये पाली में आते आते लुप्त हो गया। पाली में एक चीज़ और गायब हो गई, संस्कृत का द्विवचन। चूँकि अभी हम आपको बता रहे थे, देखो विद्यार्थियों, कि पाली भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर है। सरल से कठिन नहीं, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न कंपटीशन का प्रश्न है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं पूछा गया, टीजीटी पीजीटी, यहाँ पिछले मॉडल पेपर देखेंगे। अब कैसे वो इस बात का संकेत यहाँ मिल जा रहा। संस्कृत भाषा में कितने वचन थे? कितने? 3। सही बता रहे हो, थोड़ा बोलना नहीं क्योंकि अपनी वीडियो यूट्यूब पे जा रही है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन पाली में आते आते द्विवचन गायब हो गया, और ये परंपरा हमारी हिंदी में भी बनी रही। हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन होता है या फिर बहुवचन होता है। तो इसलिए भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर। अब देखेंगे हम लोग पाल के बाद क्या आया था। पाल किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म। पिछले अन्य वीडियो में, पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। अब आज यहाँ केवल तथ्यों पे ही चर्चा करना है। पाल के बाद प्राकृत। प्राकृत किस धर्म की भाषा? जैन धर्म की भाषा। प्राकृत में आपने देखा होगा कि हम लोग बोलचाल में थोड़ा सा, हम लोग तो शहर में रह रहे, मान लिया पढ़े लिखे, थोड़ा गांव ग्रामीण कल्चर में चलिए तो वहाँ कहेंगे यमुना। यमुना को यमुना नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? जमुना। यज्ञ को क्या कहेंगे? भैया यज्ञ हो रही, चलो देखा जाए। यदुनाथ को कहें भैया जदुनाथ को बुला लाओ। यानी कि या का जो जा रूप प्रयोग होता है, आज समझ में आया कि ये कहाँ से? प्राकृत में ही या के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा? जा का। अब ध्यान रखना, आचार्य दंडी ने चूलिका पैसाची, प्राकृत के भेद हैं, एक भेद उसका चूलिका पैसाची है। इसको भूत भाषा, प्रश्न पूछा जाता है कि चूलिका पैसाची को भूत भाषा, भूत से समझ लो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वही वाला है।
कि भूत और पैशाची, ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा। और किसने कहा? दंडी ने कहा। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोग खुद ही जानते होंगे, बहुत ही सामान्य और अच्छा प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी में कि पाणिनि, हेम प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेमचंद को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब उसके बाद आ जाओ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राकृत के बाद क्या है? इसे तमाम सारे प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। प्राकृत की उत्तर अवस्था क्या है, प्राकृत की पूर्व अवस्था क्या है? तो प्राकृत की उत्तर अवस्था क्या हो जाएगी? प्राकृत के बाद का अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। बहुत सही। इसका मतलब आपने पहला वीडियो देखा है, नहीं तो आप बता ना पाते। अब कई बार ऐसा होता है कि अपभ्रंश के अन्य नाम पूछ लेता है, फिर पूछता है इसका किस भाषा का नाम है। तो अपभ्रंश के नाम हैं अवहंस, ग्रामीण भाषा, देश भाषा, देसी भाषा, आभिरी। ये चारों यहीं पर लिख लो, नहीं तो चारों का अलग अलग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रखना है ध्यान में, क्या कहा जाता है? अवहंस, ग्रामीण, देसी, देश, आभिरी। सबसे पहले अपभ्रंश शब्द मिलता कहाँ है? प्रामाणिक रूप से पतंजल के महाभाष्य में अपभ्रंश का सबसे पहले प्रथम प्रयोग मिलता है। और एक बात बता दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है? तो ये है भविष्यति। भविष्यत कहा। क्या है? भविष्यत कहा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करेंगे, अगले तथ्यों पर विचार करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और बड़ा ठीक से सुनना, क्योंकि इसी एक एक पे दो दो तीन तीन प्रश्न बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तथ्यों का। थोड़ा मुस्करा लिया जाए, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट लिया करो क्लास को, थोड़ा एकदम नॉर्मल। देखो ये तथ्य हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अपभ्रंश के भेद। देखो विद्वानों ने अपभ्रंश के भेद बताए हैं, उसमें मार्कंडेय जी ने ये भेद बताए थे। नागर, तो नागर को कहते हैं गुजरात की बोली, और एक है उपनागर जिसे राजस्थान की बोली, और ब्राचड़, ब्राचड़ को कहते हैं सिंध की बोली। ये ध्यान में रखना। इसी में से तीन प्रश्न बन गया कि नागर कहाँ की बोली है? गुजरात की बोली है। राजस्थान की बोली किससे संबंधित है? उपनागर से। ऐसे ही डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने 7वीं से 11वीं सदी तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपभ्रंश की कवि, ऐसे क्रमशः बताएंगे, नाथ बताएंगे, सिद्ध बताएंगे, जैन साहित्य बताएंगे, फिर हम लोग आदिकाल पर चलें। आदिकाल से पहले तमाम साहित्य पढ़ना है अपभ्रंश वाला। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अवहट्ठ को, ध्यान करना, कुछ लोगों ने अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ हम जो बता रहे थे उसमें डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अवहट्ठ को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना। क्या माना? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना। अवहट्ठ का सबसे पहला प्रयोग, आप लोग ये रचना ध्यान में रखना, ये लगभग परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें क्या मिलता है? सबसे पहले अवहट्ठ का, जैसे अपभ्रंश का सबसे पहले कहाँ मिलता? हाँ सही, याद है आपको, पतंजल के महाभाष्य में। विद्यापति ने भी कीर्तिलता की भाषा को क्या माना था? अवहट्ठ। ये प्रश्न आता है कि कीर्तिलता की भाषा है, क्या है कीर्तिलता की भाषा? अब इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसपे विद्यापति और अमीर खुसरो को शामिल करेंगे। प्राकृत पैंगलम, एक दो हैं उस तरीके के कवि, बंशीधर और लक्ष्मीधर, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर ने किसको? प्राकृत पैंगलम की भाषा को क्या बताया? अवहट्ठ। क्या बताया? अवहट्ठ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, मैंने बताया था ना कि अवहट्ठ को ही उन्होंने क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? फिर वही जाना पड़ेगा, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद निकल के ये आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इसका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से। बहुत बढ़िया। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है, लहंदा का क्या अर्थ होता है? पश्चिमी हिंदी। ऐसे
कुछ शब्द हैं हम आपको बताएंगे। प्रतीची, प्राच्य, प्राच्य का मतलब पूर्वी, प्रतीची, ऐसे बताएंगे इनका सबका अर्थ। गुजराती में ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है कि कहाँ किस भाषा में शिरोरेखा नहीं होती है, तो गुजराती में शिरोरेखा नहीं होती है, ध्यान रखना। एक प्रश्न अभी जल्दी परीक्षा में पूछा गया था कि विष्णुपुरिया किससे संबंधित है, तो विष्णुपुरिया जो बोली है वो असमी से है और इसकी जो लिपि है वो बंगला है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, डिंगल और पिंगल, ये आदिकाल की भाषाएं हैं। क्या हैं? डिंगल और डिंगल है क्या और पिंगल क्या, ये सब डिटेल में हम लोग जब आदिकाल पढ़ेंगे तब बताएंगे। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है, यानी कि जो राजस्थान की भाषा है, जो वीर रस की कविता की भाषा है वो है डिंगल, और पिंगल का अर्थ होता है कोमल, वो है ब्रज। जो इधर चले आओ आगरा साइड, मथुरा, वो है पिंगल। तो ये पुरानी मारवाड़ी को ही क्या कहा गया? डिंगल कहा जाता है। अच्छा हाँ, एक प्रश्न बार बार आप लोग परेशान होता है कि ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी आज मिल गया। देखो, जयपुर का पुराना नाम ही ढूंढाड़ था विद्यार्थियों, इसलिए जयपुरी को ढूंढाड़ी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, और मैं पूरी उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देखो, अच्छी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तो बात मानोगे ना। आप लोग सोचते जरा सा सुने हो जाए, पूरा वीडियो सुनिए। अच्छी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो या एक रजिस्टर बनाओ, फिर कोई मॉडल पेपर। हमको आप कैसे समझेंगे कि अच्छा पढ़ाए? हमारे पढ़ाने के बाद इस चैप्टर से संबंधित आप किसी भी परीक्षा का कोई मॉडल पेपर उठाइए, देखिए सारा प्रश्न फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। अगर फंस रहा है तो आप नोट्स बना लीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा और लाइट हो जाइए यार, इसमें कोई गंभीरता का विषय नहीं। अगर आप पहले वीडियो को ठीक से समझ लेंगे सारे प्रश्न, लेकिन आज के जो फैक्ट हैं इन पे वास्तव में आप बहुत ध्यान देना। ये सारे फैक्ट आपके बहुत काम के हैं, ये कहीं न कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछे जरूर जाएंगे। अब देखो, जैसे पहला ही फैक्ट है कि मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी। अब यही पूछा जाता है कि अहीरवाटी का संबंध किससे है, तो मेवाती से है। हालांकि ये प्रश्न तो केवल आनंद के लिए लिखा है कि बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे, ये अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, कभी जानकारी के लिए भी एक आध चीज़ें हो जानी चाहिए। मगही या मागधी, इन दोनों का अर्थ होता है मगध की भाषा। एक चीज़ और बता दें, जो साहित्यिक दृष्टि है, जो बिहारी हिंदी की जो नहीं मगमय भोज करे, मगही मैथिली भोजपुरी, तो बिहारी की जो मैथिली है ये साहित्यिक दृष्टि से हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। अवधी बोली को, हाँ काका बैसवाड़ी वाला याद आ गया। अवधी बोली के नाम विद्यार्थियों ध्यान होना चाहिए, कोसली। इसीलिए भगवान श्री राम को क्या कहा जाता है? कोसलेश, उसी से रिलेट कर लीजिए। बैसवाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अवधी को? कोसली और बैसवाड़ी। बैसवाड़ी काका बैसवाड़ी याद कर लो, कोसली भगवान श्री राम, कोसले से याद। छत्तीसगढ़ी को, ये बेटा प्रश्न पीजीटी में भी पूछा गया और नेट में भी पूछा गया। पहली बार पूछा गया था खलटाही किसे कहा जाता है, उस परीक्षा में मैं भी शामिल था। दूसरी बार जब मैं पढ़ाने लगा तब लरिया पूछ लिया गया। ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए। कभी कभी बहुत पहले ब्रज का अर्थ नेट की परीक्षा में पूछा गया, जब हम लोग दे रहे थे 2005। पशुओं या गायों का समूह होता है, लेकिन अब ये इस तरीके का हल्का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, टीजीटी में हो सकता पूछ लिया जाए। ब्रज को आदिकालीन साहित्य में, हाँ ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण, डिंगल और पिंगल आपने नाम सुना है, तो ब्रज भाषा को ही पिंगल और मध्यकाल में ही इसे भाखा। अब इस पे जब हम मध्यकाल का मतलब, जब कबीर आएंगे, भाखा बोल न जानही जिनके कुल के दास, केशव वाला है ना, और भाषा बहता नीर, वो वाला जब वो पढ़ाएंगे पाठ तब बताएंगे कि भाखा क्या है। तो ये मध्यकाल में पिंगल के लिए ही भाखा शब्द का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, पिछले ऑब्जेक्टिव में लगभग हर पार्ट में हमने बहुत बताया है। और ये कौरवी शब्द का प्रयोग किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। अब ये कुछ तीन विद्वान हैं, सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा था? सीधी बोली।
खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया? सीधी, जैसे ये लिखा जा रहा। कामता प्रसाद गुरु ने कहा ये कर्कश, ये वाला तो हमको भी सही लग रहा है। दिल्ली हम गए कई बार, जब KBS में इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ इतना खड़ी भाषा में बात करते हैं जो बस वाले हैं, बसों में चढ़ो, चढ़ 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 चढ़, ये हमको लग रहा है ये बात सही लग रही है कि कर्कश। अच्छा, एक गिलक्राइस्ट का आप लोग, मेरा एक वीडियो बहुत पहले का पड़ा हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज, वहाँ भी आप देख सकते हैं। गिलक्राइस्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने बताया कि खड़ी पाई, क्या है? खड़ी पाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज तथ्यों का अध्ययन कर ही रहे हैं और आपकी समझ में आ रहा। बेटा मुस्करा के पढ़ा करिए, इसमें क्या है, इतना गंभीर क्यों बैठे हो? ठीक है, अपना वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है। चलिए भाई, अगला देखते हैं क्या है। आज बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ा, पूरा आनंद आ गया आज। चलिए कुछ और तथ्य हैं, जैसे बुंदेली। तो बुंदेली तो बुंदेलखंड की है, कई बार कविताओं में पिछले वीडियो हम गा भी चुके। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वही वाली बुंदेली। हाँ, मुख्य बात इसमें ये है, ये पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी बुंदेली की उपबोली। इस पर हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जहां हम पढ़ाएंगे क्या आलखंड परमाल रासू जगनी की रचना है, वो किस में लिखी गई है पता है? बनाफरी में लिखा गया आला। बड़े लड़ैया मोहबे वाले तिनके कौन करे परवाह, इस तरीके की जो शैली है। हरियाणवी को ग्रियर्सन ने बांगरू कहा। देखो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बांगरू किसका नाम है। अंगिका किस राज्य की बोली है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अंगिका कहाँ की बोली है? बिहार की बोली है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे रामचरितमानस जब अभी धारावाहिक आ रहा था टीवी पर, आपने देखा होगा उसमें एक शब्द बोलते हैं रावण। रावण नहीं बोलते हैं। ये अवधि का अपना वो है कि जहाँ अड़ा ध्वनि है ही नहीं, हम लोग अवधि में ना का उच्चारण होता है रावण। अब ये कुछ तो ये आप केवल प्रैक्टिस के लिए है कि ये भाषाएं हैं, इधर इनके अन्य नाम हैं, आपको ध्यान में रखना। मैं बता भी चुका हूँ। ब्रज को कई बार मैं बताऊँ, क्या नाम है आप बताइए? हाँ सही है, अंतर्वेदी। आप एकदम सही बता रहे हैं। और अवधि, अच्छा वो वाली बात कि काका भैंसवाड़ी वाला लगा दो भैया। फिर अभी ऊपर ही मैंने बताया कि हरियाणवी को ग्रियर्सन ने क्या कहा? बहुत सही आप लोग समझ रहे हैं। और अभी हमने बताया था कि जब हम लोगों ने पेपर दिया तभी पूछा था छत्तीसगढ़ी का नाम क्या है, तब खलटाई उसके बाद लरिया, दोनों नाम पूछ लिए गए। इस तरह मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको ये तथ्यों की श्रृंखला आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा यूट्यूब परिवार 3 डिजिट से कहाँ 4 डिजिट की ओर है, यानी कि अब हम लोग 1000 की संख्या को छूने वाले हैं। इसमें सबने, जिसका जरा सा भी रंच मात्र भी सहयोग है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस अपने यूट्यूब परिवार को बहुत बड़ा बनाना है, लाखों में बनाना, लाखों में एक और लाखों में बनाना है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समझ में आई होगी। आप खूब पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। हाँ, एक बात और बता दें चलते चलते, यदि आपको किसी विषय पर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो की आवश्यकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, इसके साथ साथ और एक चीज़, आपकी कोई भी समस्या हो, जिस तरह आप निसंकोच संख्या बढ़ रही है अपने परिवार की, उसी तरह संकोच छोड़कर आप अपनी समस्याएं लिखिए। मैं उनके समाधान की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।